नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 12 अगस्त और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आज 12 अगस्त 2025 है और 13 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, प्रीलिम एग्ज़ाम है। तो आज से ठीक एक महीना बाद आप एडमिट कार्ड प्रिंट निकाल के और सेंटर पर पहुँचने की कोशिश कर रहे होंगे कि भाई एग्ज़ाम कहाँ है। तो इसलिए सही से पढ़ लीजिएगा, अब तो बोलने का भी समय नहीं है। जितना भी हो सके रिवीजन कीजिए, कॉन्सेप्ट और सिलेबस का रिवीजन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट उसके साथ में और वैरायटी ऑफ सवाल कल मैंने बता ही दिया था। यूपीएससी प्रीवियस ईयर, बीपीएससी प्रीवियस ईयर जो भी हैं, जितने प्रकार के आप सवालों को हल कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि करंट अफेयर कब तक के लिए पढ़ें। तो देखिए, आपका एग्ज़ाम है 13 सितंबर को, तो जो सबसे सेफ माना जाता है उसके हिसाब से आपको एक मंथ पहले तक का करंट अफेयर कम से कम पढ़ना चाहिए। लेकिन बीपीएससी में कई बार ऐसा हुआ है कि 20 दिन 25 दिन पहले के करंट अफेयर पूछे गए हैं, इसलिए मैंने सेफ साइड रखा हुआ है कि आप 15 अगस्त या फिर 20 अगस्त तक का करंट अफेयर पढ़ें। 15 अगस्त तक तो कम से कम न्यूज़पेपर डिस्कशन आएगा, उसके पश्चात से मैं शायद होल्ड करूं 20-25 दिन अगले, क्योंकि बहुत सारे प्रीलिम रिलेटेड मुझे वीडियोस बनाने होंगे। तो इसलिए वीडियोस न्यूज़पेपर डिस्कशन के शायद नहीं आएंगे, या आएंगे भी तो सप्ताह में एक ही दिन पूरे सप्ताह का न्यूज़ कंपाइल करके मैं आपको दे दूंगा। जैसे आज का जो वीडियो है इसमें 11 अगस्त का भी करंट अफेयर है और 12 अगस्त का भी है। ओके, शुरू करते हैं। देखिए आज का हेडलाइन क्या क्या है। तो एक हेडलाइन है कि अपोजिशन ने वोट चोरी का आरोप लगाया और इलेक्शन कमीशन तक के लिए मार्च करना चाह रहे थे कल, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको हिरासत में लिया गया। तो बहुत ही बड़े स्तर पर ये चर्चा का विषय बना हुआ और ये सच में वोट चोरी का जो आंकड़ा दिया गया है राहुल गांधी जी के द्वारा, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपका दिमाग बिल्कुल ओपन होगा, साफ होगा, तो आपको दिखेगा कि हाँ वो आंकड़े और वो जो प्रूफ दिखाए गए वो तो सत्य ही है। उसमें अभी तक कोई सरकार ने भी, इलेक्शन कमीशन ने भी कोई उसमें गलती नहीं निकाली है, ना तो मीडिया किसी समूह ने निकाली है कि जो बोला गया है वो गलत है। तो अगर वोट चोरी हुआ है तो ये सबसे बड़ा आज तक के भारत के लोकतंत्र के समक्ष संकट है। क्यों है भाई? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी किया है, किसी ने किया है, नहीं पता। मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ कि लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ा संकट यही होता है कि एक आदमी एक वोट का कॉन्सेप्ट अगर कट जाए, एक आदमी एक वोट का कॉन्सेप्ट अगर चला जाए और चुनाव भी फिक्स होने लग जाए, तब फिर इस लोकतंत्र का अंतिम दिन आ जाता है। तो इसी को लेकर के कल विपक्षी सांसद वगैरह प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, अब वहाँ पर राजनीति की चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र का संकट जब भी अब लिखें, जैसे 2 दिन पहले ही मैंने 72 बीपीएससी के ग्रुप में बच्चों से आंसर राइटिंग करवाया था। आप भी जुड़ सकते हैं। 15 अगस्त तक के लिए 1 ईयर के लिए बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर चल रहा है अभी। जो चीज़ आपको 300 पर मंथ में पड़ता है वो 200 से भी कम में अभी आपको पड़ रहा है 1 ईयर का। तो जुड़िएगा। तो उससे मैंने लिखवाया था, तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं कि वोट चोरी का आरोप लगा है और यह आरोप बहुत ही भयानक आरोप लगा है, क्योंकि इसमें प्रूफ के साथ लगाया गया है और चुनाव आयोग और भारत सरकार दोनों में से कोई भी अभी तक इसका खंडन तार्किक ढंग से नहीं कर पाई है। एक भी प्रूफ ऐसा नहीं रखा गया है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, जबकि जिन्होंने प्रूफ रखा है उन्होंने सही प्रूफ रख दिया है कि हाँ ऐसा हुआ है। जो दिख रहा है, आंख कैसे मूंद लेंगे जो चारों तरफ हो रहा है उससे। तो एक बड़ा इशू है, इसका उपयोग कीजिएगा। अगला जो न्यूज़ है, देश में सबसे बड़ा अभी संकट बन गया है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाया कि सारे स्ट्रीट डॉग को शेल्टर में डाल दो। जो सड़क पर कुत्ते घूम रहे होते हैं उनको बोला गया है कि सबको शेल्टर होम में डाल दो। तो बहुत सारे डॉग लवर्स होते हैं आजकल, दिखा होगा अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे होंगे। बचपन में हमने भी कुत्ते पाले हैं, लेकिन कभी डॉग लवर्स नहीं बन पाए आज के हिसाब से, है ना। तो उनको बगल में सुला नहीं पाए। तो डॉग लवर्स आ गए हैं अब आंदोलन करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट को इसमें एक और क्लॉज जोड़ना चाहिए था, डॉग विथ डॉग लवर्स, दोनों को शेल्टर में डाल दो, क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों ही उसी लायक होते हैं। कुत्ते पालो, एनिमल से प्यार करो। गांव घर में जाइए, कभी दिखेगा आपको जानवरों से लोग कैसे प्यार करते हैं। शहर में दिखावापने ज़्यादा होता है।
कितने ही सारे लोगों को कुत्ते काट लेते हैं, सोसाइटी में बच्चों को काट लेते हैं, लेकिन उसको लेकर के झगड़ा लड़ाई होता है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाता है। दिल्ली में अगर आप रह रहे होंगे तो स्ट्रीट डॉग बहुत बड़ा चैलेंज है, वहाँ पर अगर जाएंगे तो आपको दिखेगा ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, देखते हैं अब इस पर आने वाले समय में क्या होता है, क्या ये फैसला सही है या गलत। इसको आने वाले वीडियोज़ में हम लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेंगे। देश में इतने सारे इशूज हैं, चर्चा किस पर हो रहा है, बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। इसी न्यूज़पेपर में 8 बार इस न्यूज़ की चर्चा है, कुत्ते के न्यूज़ के आर्टिकल लिखे जा रहे हैं अब कुत्तों को लेकर के, कि भाई कुत्तों को आप शेल्टर होम में डाल रहे हैं, दुनिया में कैसे हैंडल किया जाता है वगैरह वगैरह। ठीक है, देख लेंगे, नया लोकतंत्र है ये, जहाँ पर वोट चोरी पर एक बड़ा न्यूज़ इस पेपर में नहीं दिखता है, एक ही बस दिखता है जो हेडलाइन में है, लेकिन कुत्ते को घर शेल्टर होम में डालने पर 8-8, 9-9 बड़े बड़े न्यूज़ डाले गए हैं, दुनिया के केस स्टडी शामिल किए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला न्यूज़ जो है वो है कि पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा रही है। तो इसको भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है और ये शुरू किया जाएगा। इसी को ज़रा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही बड़ा इशू बन गया है, ये बहुत बड़ा इशू है, इसको ज़रा हम लोग पढ़ेंगे। उसके पश्चात से बिहार से संबंधित 4 न्यूज़ है आज आपके इस न्यूज़पेपर डिस्कशन में, उसको भी पढ़ेंगे। देखिए पहला न्यूज़ क्या है। पहला न्यूज़ है कि भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण हासिल किया है। ये इसी को लेकर के डिटेल में आपको समझाऊंगा, और भारत सरकार ने अभी इसको हासिल भी कर लिया है, अनुमति भी दे दी है। भारत ने इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त करके स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। और इस पर आरोप भी लग रहे हैं कि नितिन गडकरी जी इसको बहुत तेज़ी गति से बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, और नितिन गडकरी जी की अपनी भी कंपनी है जो इथेनॉल बनाने का काम करती है, वो भी खूब सारा इथेनॉल बेच रही है कंपनियों को। इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं कि भाई ये इंटीग्रिटी नहीं दिख रहा है, एक होता है ना ईमानदारी से भी आगे की चीज़ें, सत्यनिष्ठता, तो वो नहीं दिख रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है उनके ऊपर में। हमें आरोपों से मतलब नहीं, हमें 20% इथेनॉल मिश्रण है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको ज़रा हम लोग देख लेते हैं। यह तीव्र प्रगति ऊर्जा सुरक्षा, ग्रामीण आय वृद्धि, पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है कि भाई ऊर्जा सुरक्षा होगा, इससे हमें कम पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। अब पहले 100 लीटर की जगह पर अब 80 लीटर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि 20 लीटर हम इसमें क्या मिलाने वाले हैं, तो इथेनॉल मिलाने वाले हैं, ऐसा सरकार ने कहा है। भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण की सफलता के पीछे प्रमुख कारक क्या है, तो नीति और नियामक ढांचा। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018-2022 में संशोधित ने 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 से बढ़ा करके 2025-26 कर दिया गया। इस नीति में ये कर दिया गया कि 2025-26 तक हमें ये हासिल करना होगा, और उसके पश्चात से ये हासिल किया गया है। नीति विविध फीड स्टॉक के उपयोग को बढ़ावा देती है। गन्ना, गुड़, मक्का, जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च वगैरह पाए जाते हैं, उन सभी का उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, कृषि अवशेष, यहाँ तक कि अपशिष्ट बायोमास, फीड स्टॉक के चयन में लचीलापन, इन सब कारणों से हमने आसानी से 20% ब्लेंडिंग को हासिल कर लिया है, ऐसा भारत सरकार का कहना है। लेकिन जहाँ पर जिस देश में खाने की संकट हो, वहाँ पर अन्न का पेट्रोल मिक्स करने के लिए उपयोग करना, ये भी एक नैतिक संकट प्रतीत होता है कि ये सही है अथवा गलत है, ये भी देखना पड़ेगा। सरकारों के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रित करने से आपके गाड़ी के इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वहीं पर दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रित करने से इंजन को नुकसान पहुंचता है, इंजन का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। ईपीबी कार्यक्रम को नियमित निगरानी और अद्यतन के साथ संस्थागत रूप दिया गया है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को एक इंस्टीट्यूशनल स्वरूप में लागू करने का प्रयास किया गया है, और इसकी नीति निर्माण भी किया गया है कि भाई कितने दिनों में कब तक हमें कितना % हासिल करना है लक्ष्य इसको मिक्स करने का। एक सवाल तो ये भी उठता है कि अगर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रित करने से कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि पर्यावरण को फ़ायदा हो रहा है, तो 100% ही इथेनॉल पर क्यों नहीं गाड़ी चला रहे हैं? 20 के जगह पर 50%, 60% क्यों नहीं कर दे रहे हैं? ये भी तो सवाल उठना चाहिए। या अगर ऐसा है कि भाई इथेनॉल 20% ही मिक्स कर सकते हैं, तब तो कोई बात ही नहीं।
प्रधानमंत्री जीवन वन योजना कृषि और वानिकी अवशेष, औद्योगिक अपशिष्ट, शैवाल से उन्नत जैव ईंधन के उत्पादों को प्रोत्साहित करती है, जिससे जैव ईंधन पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार होता है। बुनियादी ढांचा और मूल्य निर्धारण में सुधार किया गया है। गुड़ व अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दिया जा रहा है। दीर्घकालिक उठाव समझौता सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित एलटीओस ने समर्पित इथेनॉल संयंत्र के लिए स्थिर मांग, समय पर भुगतान और बाजार स्थिरता भी सुनिश्चित की है। जो तेल कंपनियां हैं, भारत सरकार का ऐसा कहना है कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करके सपोर्ट कर रही हैं। वहीं पर गडकरी साहब जी कह रहे थे कि जो तेल कंपनी है, ऑयल लॉबीज़ हैं, ऑयल लॉबीज़ उन्होंने यूज किया, पेट्रोल लॉबी जो है वो इथेनॉल को लेकर के देश में भ्रम फैला रहे हैं। प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र इलेक्ट्रॉन बेंडिंग प्रोग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत इथेनॉल के लिए सुनिश्चित मूल्य निर्धारण किया जा रहा है। निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जीएसटी में इसमें कमी की गई है। इथेनॉल पर जीएसटी को 18% से घटा करके 5% करने से उत्पादन लागत कम करने मदद मिली है और इथेनॉल उत्पादन सम्मिश्रण को बढ़ावा मिला है। इथेनॉल पर जीएसटी को कम कर दिया गया है। आप मुझे बताइए, रूस से अगर सस्ता तेल खरीदा गया तो भारत के नागरिकों को 40 रुपये लीटर सस्ता तेल मिला है क्या? तो नहीं मिला है। तो वहाँ पर तो सरकार ने और कंपनियों ने अपने मुनाफे कम नहीं किए। अगर वाकई आप लोगों की मदद करना चाहते थे तो वहाँ पर ही मुनाफा कम कर देते। तो ये सब सवाल भी उठ रहे हैं। औद्योगिक विकास अधिनियम 1953 में संशोधन किया गया है कि इथेनॉल को सुचारू अंतर्राज्यीय आवागमन यानी कि विद इन द स्टेट एंड इंटर स्टेट लेवल दोनों स्तर पर सुगम बनाया जाए इथेनॉल के परिवहन को। भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण का सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय प्रभाव क्या होगा? अब यहीं से आपसे सवाल पूछा जाएगा, इम्पैक्ट पूछा जाएगा आपसे। सामाजिक आर्थिक प्रभाव की अगर हम लोग बात करें तो किसानों की आय में वृद्धि होगी, ऐसा भारत सरकार का कहना है। विदेशी मुद्रा बचत होगा। क्यों बचत होगा भाई? पहले अगर 100 लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं तो 80 ही खरीदना पड़ेगा। 20 अपने यहाँ का इथेनॉल उसमें हम मिक्स करके बाजार में बेच लेंगे, ऐसा सरकार का कहना है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। मूल्य स्थिरीकरण, फसल विविधीकरण होगा। अधिशेष गन्ना, खाद्यान्न जैसे टूटे हुए चावल, मक्का, अवशेष खेत के मूल्य को स्थिर करता है। मीठी ज्वार, मक्का, बायोमास जैसे गैर खाद्य फीड स्टॉक भी प्रोत्साहन के माध्यम से इथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है और अन्न की बर्बादी जो हो रही है, एक्स्ट्रा अन्न की, वो भी नहीं होगी। उसका हम उपयोग कर लेंगे इथेनॉल बनाने में। ऐसी सुंदर सुंदर अच्छी लगने वाली कर्णप्रिय बातें कही जा रही हैं। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी होगा। ऐसा भारत सरकार ने कहा है कि E10 या E20 यानी कि 10% मिश्रण या 20% मिश्रण के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन कण पदार्थों की वाहन उत्सर्जन में कमी आती है, ऐसा सरकार ने कहा है। शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण कम होगा। अपशिष्ट से धन उपयोग यानी कि क्षतिग्रस्त अनाज, गुड़, फसल अवशेष इत्यादि का उपयोग करके हम अपने आय सृजित कर सकते हैं, ये भी सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। चुनौतियां क्या क्या है? फीड स्टॉक संबंधी चुनौती है। खाद्य फसल से प्राप्त इथेनॉल से खाद्य आपूर्ति पर दबाव बन सकता है। अगर किसी को ये पता चले कि अगर हम इस खाने के आइटम को बाजार में बेचते खाद्य पदार्थ के रूप में तो हमें 20 रुपया मिलता है, ज़रा सोचिएगा, और इसको अगर मैं इथेनॉल के लिए बेचता हूँ तो मुझे 25 रुपया मिलता है, तो आप कहाँ पर बेचना पसंद करेंगे? इथेनॉल के लिए कि लोग पेट भरने के लिए? तो गाड़ी का पेट भरने के लिए इथेनॉल के लिए बेचना पसंद करेंगे, तो फिर लोग क्या खाएंगे? पेट्रोल पीकर तो नहीं रहा जा सकता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है यहाँ पर, जब देश की आबादी 140 करोड़ को पार कर रही है और कृषि में हमारे अभी भी उत्पादन तो बहुत अच्छा होता अपना, लेकिन हम उसका सही तरीके से प्रबंधन नहीं कर पाते। जब देश में 88 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देना पड़ रहा है, तब हम उस अनाज का उपयोग पेट्रोल बनाने के लिए करेंगे। तो ये एक नैतिक चिंताएं उत्पन्न हो रही है कि क्या ये सही होगा या ये सही नहीं होगा। एक ये भी कहा जा रहा है कि इथेनॉल बनाने के लिए मक्का का हमें आयात करना पड़ेगा। मक्का का शुद्ध आयातक बन जाएगा। तो भाई पेट्रोल आयात कर रहे थे वो कम करके अब मक्का का आयात कर रहे हो आप, तो बात तो बराबर ही रह गई, कोई परिवर्तन तो आया ही नहीं।
जल की कमी, इथेनॉल उत्पादन जल की अधिक आवश्यकता होती है। अनाज आधारित इकाइयाँ प्रति लीटर इथेनॉल के लिए 8 से 12 लीटर पानी का उपयोग करती हैं। 1 लीटर इथेनॉल के लिए 8 से 12 लीटर पानी का उपयोग होता है। कौन पानी लाएगा, कहाँ से पानी लाओगे आप? इसीलिए बिहार में इथेनॉल संयंत्र लगाना चाह रहे हो, क्योंकि बिहार के पास खूब सारा पानी है, तो सारा दोहन कर लो। बरौनी में जब से ब्रेवरेज की फैक्ट्री लगाई गई है तब से वहाँ पर पानी की कमी हो गई है। पता कीजिएगा, वहाँ के कई सारे लोकल न्यूज़पेपर में छपे हैं कि उस कंपनी के द्वारा इतने बड़े स्तर पर सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रेवरेज की लगाई गई है, इतने बड़े स्तर पर जल का उपयोग हो रहा है कि अगल बगल के लोगों के पास जल की कमी हो गई है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हम सही तरीके से सही इष्टतम संसाधन का उपयोग कर रहे हैं या केवल बाजार और बड़ी बड़ी कंपनियों के इन्फ्लुएंस में आकर के लोगों के ऊपर में इथेनॉल को थोप रहे हैं। कम से कम पेट्रोल उत्पादन में इतना ज़्यादा पानी का तो हमें उपयोग नहीं करना पड़ता, फिर कौन सा सस्टेनेबल तरीका हुआ ये? तो ये एक चैलेंज इसमें है। गन्ना और गुड़ पानी के लिए अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई अपशिष्ट को बढ़ावा देते हैं। आसवन शालाएँ विनाशे नामक एक विषैला अपशिष्ट जल छोड़ती हैं जो नदियों को प्रदूषित कर सकते हैं। जलवायु संवेदनशीलता, इथेनॉल उत्पादन फसल की पैदावार को प्रभावित करने वाली जलवायु परिस्थिति जैसे सूखा, बायोमास, बारिश पर बहुत अधिक निर्भर करता है। औद्योगिक प्रदूषण संबंधी चिंताएं भी उत्पन्न होंगी। जैसे इसमें कहा गया है कि इथेनॉल भट्टियों के उनके उच्च प्रदूषण जोखिम के कारण लाल श्रेणी के उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मतलब इससे भारी प्रदूषण फैलता है इसके बनाने के दौरान। एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और एक्रोलीन जैसे हानिकारक रसायन उत्सर्जित करते हैं जो श्वसन संबंधी समस्याएं और कैंसर का कारण बनते हैं, ऐसा कहा जा रहा है इसके चैलेंज के लिए। आंध्र प्रदेश में कई इकाइयों को सार्वजनिक सुनवाई, उचित मूल्यांकन के बिना ही पर्यावरण मंजूरी मिल गई तथा अक्सर उन्हें आवासीय क्षेत्रों के निकट स्थापित किया गया है। तो भाई 20% इथेनॉल के लिए पानी भी लगा दिया, श्वसन संबंधी बीमारियां भी पैदा हो रही हैं, गाड़ी का इंजन भी खराब हो सकता है, तो फिर काहे का इथेनॉल खेला जा रहा है देश में। बुनियादी ढांचे और रसद अंतराल, इथेनॉल बुनियादी ढांचा जैसे पाइपलाइन, भंडारण, अंतर्राज्य समन्वय को उन्नत करने की आवश्यकता है, ऐसा सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। इसको याद रखिएगा। दूसरी और तीसरी पीढ़ी के जो इथेनॉल प्रौद्योगिकी हैं, भारत अभी भी अविकसित है। इसे बड़े पैमाने पर निवेश और व्यवहार्यता प्रदर्शन की आवश्यकता है ताकि इथेनॉल के उत्पादन की प्रक्रिया को भी हम सस्टेनेबल बना सकें। ऐसा ना हो उत्पादन के दौरान भारी मात्रा में जल का उपयोग हो रहा है, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड जैसे खतरनाक रासायनिक उपयोग हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, तो फिर ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए न पहुंचाए, इंसानों के नुकसान तो पहुंचाएगा ही। तो इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने आपको प्रभाव और चुनौतियां दोनों पढ़ा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये है ऑर्बिटरी कार्बन ऑब्जर्वेटरी के बारे में, ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी के बारे में। ये एक नासा का छोटा सा उपग्रह है जो अब बंद होने जा रहा है। नासा के OCO ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी उपग्रह के बारे में है जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को मापने के लिए अंतरिक्ष से निगरानी करता है। यह बताता है कि इन उपग्रहों को जल्द बंद करने की योजना नासा के द्वारा किया गया है, जिसके बारे में यहाँ पर डिटेल न्यूज आया है। दरअसल में नासा का ये उपग्रह कई वर्षों से काम कर रहा था, लेकिन अब ये बंद होने जा रहा है। OCO एक श्रृंखला का उपग्रह है जो पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 के स्तर को मापने के लिए डिजाइन किया गया था। CO2 नाम ही है, इसी से स्पष्ट है। ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी, ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी, तो इसको जरूर याद रखिएगा। पहला उपग्रह OCO-1 2009 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन लॉन्च विफल रहने के बाद इसको OCO-2 को 2014 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। OCO-3 2019 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर स्थापित किया। इन उपग्रहों का मकसद वायुमंडल में CO2 के स्रोत और सिंक को समझना था, जैसे कि पेड़ पौधे जो CO2 को अवशोषित करते हैं। तो इस ऑब्जर्वेटरी के बारे में याद रखिएगा, इसका क्या काम था वो भी आपको पता चल ही गया। बंद करने की योजना है, OCO-2 और OCO-3 को बंद करने की योजना बनाई जा रही है। डेटा संग्रहण में देरी और नए मिशन की शुरुआत के लिए संसाधनों को पुनर्निर्देशित किया जाएगा। OCO-2 हर 90 मिनट पृथ्वी का चक्कर लगाता है, CO2 की सटीक माप प्रदान करता है कि कितना कार्बन अभी वर्तमान में मौजूद है हमारे वातावरण, और अब इसको नासा बंद करेगी और नए प्रकार के प्रोजेक्ट के द्वारा कार्बन एमिशन को ट्रैक किया जाएगा।
इसको ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। हाल ही में ये उपग्रह चर्चा में रहा है, ये किस लिए भेजा गया था। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है। क्या है भाई, तो इंडिपेंडेंस डे के दिन राष्ट्रपति भवन के द्वारा जो आमंत्रण भेजा जाता है एट होम इस छोटे से फंक्शन को कहा जाता है जो राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाता है, एट होम फंक्शन। इसके लिए जो इनवाइट किया गया है ना, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये छोटा सा अच्छा सा बॉक्स होता है, ये सिक्की का बना हुआ है, बांस और सिक्की का, जिसका बिहार में बहुत प्रचलन होता है। खास तौर से देश के ईस्टर्न स्टेट में, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, झारखंड में बांस की बनी टोकरियों का, बांस के बने हुए उत्पादों का बहुत बड़े स्तर पर उपयोग होता है। आपके भी घर में शायद होगा, पुराने ज़माने के जो लोग होते थे वो इसी प्रकार के बक्से का उपयोग करते थे अपने सामान्य को रखने के लिए। तो उसमें मधुबनी पेंटिंग का भी उपयोग किया गया है इसमें। और ये बॉक्स जो है ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के संस्कृतियों से लिया गया है, जिसके जरिए इस बार लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। तो इसको भी याद रखना है। इसमें दिखाता हूँ मैं कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। इसमें राष्ट्रपति भवन की ओर से जो एट होम कार्यक्रम के लिए लोगों को इनवाइट किया गया है, उसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड की कला और शिल्पों को प्रदर्शित किया गया है। यह कार्यक्रम में बुलाने के लिए लोगों को सिक्किम के घास के बक्से, सिक्किम और बिहार दोनों में बनते हैं ये, बांस के फ्रेम, पेंटिंग्स और सजावटी वस्तुएं शामिल हैं। मेहमानों को विशेष आमंत्रण किट दी गई है। बांस का फ्रेम उड़ीसा, बंगाल और बिहार में भी बनता है। सिक्किम घास का बॉक्स बिहार और झारखंड से प्रेरित, जिसको सिक्की का बॉक्स भी कहा जाता है। हाथ से बनी पेंटिंग, इसमें क्षेत्रीय कला शैली जैसे मधुबनी बिहार पेंटिंग है। पट्टचित्र बंगाल का और पाल्म लीफ स्कॉल उड़ीसा से शामिल है। इस प्रकार का अलग अलग अच्छे पेंटिंग्स का और बक्से का देश के पूर्वी भागों के कल्चर से प्रेरित होकर के इसको बनाया गया है और इसी के जरिए लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। ये वस्तुएं न केवल सजावटी हैं बल्कि यह एक कल्चर का भी हिस्सा है और कल्चर को प्रमोट भी किया जा रहा है। ये बक्सा बहुत खूबसूरत होता है, आपके घर में होगा शायद पुराने ज़माने वाला। हम लोग घर में ढेर सारे इस प्रकार के छोटे छोटे बक्से होते हैं बांस के बने हुए, है ना। और सबसे बड़ी खास बात इस बार रहेगा एट होम जो इस बार होगा फंक्शन राष्ट्रपति भवन में, सामान्य लोगों के लिए थोड़ी ना होता है। देश के राजा महाराजा जो हैं, बड़े बड़े नेता, अधिकारी, बिजनेसमैन, बड़े बड़े मीडिया समूह, उनको आमंत्रित किया जाता है। जनता गेट के अंदर नहीं जा सकती है। चलिए देखिए इसमें क्या है। तो इसमें खान पान भी जो इस बार होगा वो भी बिहार और पूर्वी भारत के जो खान पान का कल्चर है उसी संबंधित होगा एट होम में। तो चूंकि बिहार पीसीएस एग्जाम होगा तो उसमें पूछा जा सकता है इस प्रकार का सवाल कि एट होम फंक्शन, क्योंकि बिहार से जुड़े हुए चीज़ें वहाँ पर देखी जाएंगी। देखिए इसमें क्या है अगला कि राष्ट्रपति भवन ने इस किट को डिजाइन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के साथ सहयोग किया है। गांव घर की किसी महिला को बुला लेते तो वो भी आपके लिए अच्छे से डिजाइन करके दे देती। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद के साथ सहयोग में इस बांस के किट को डिजाइन करके लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसका उद्देश्य स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन देना, उनकी कला को राष्ट्रीय मंच पर लाना है। किट में इस्तेमाल सामग्री पर्यावरण के अनुकूल है और रिसाइकल किया जा सकता है, स्थायित्व को बढ़ावा देगी। सांस्कृतिक महत्व भी है इनका। उदाहरण के लिए मधुबनी पेंटिंग बिहार के ग्रामीण शैली चित्रों को दिखाती है, पटचित्र बंगाल की धार्मिक कथाओं को चित्रित करती है और ये जो बनाए जाते हैं ये सब चीज़ें सामान्य तौर पर बांस का काम जो है समाज के सबसे निचले तबके के लोग करते हैं, जिनका भी प्रतिनिधित्व होगा इस कल्चर के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा। एट होम कार्यक्रम 15 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति जी शाम को सबको बुला करके भोजन वोजन करवाती हैं, तो वही उसी का कार्यक्रम है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। बिहार में नया औद्योगिक गलियारा और औद्योगिक क्षेत्र बनाने की बात की जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भागलपुर और गोपालगंज में प्रमुख औद्योगिक परियोजना की स्थापना की घोषणा की है। राज्य का दोनों, एक हो गया ईस्टर्न और एक हो गया वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर यहाँ पर हो गया, गोपालगंज ही यहाँ पर हो गया। तो गोपालगंज में एक औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा और एक भागलपुर में औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों को एक दूसरे से जोड़िएगा मत। भागलपुर को औद्योगिक परिदृश्य को पुनर्जीवित करने के लिए मंत्रिमंडल ने भागलपुर जिले के गोराडीह अंचल में 96.98 एकड़ सरकारी भूमि को उद्योग विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। सरकारी भूमि थी 96 एकड़ का, उद्योग विभाग को निःशुल्क में ही दे दिया गया है।
भागलपुर में नया थर्मल पावर प्लांट, बिहार राज्य विद्युत आयोग थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए निजी कंपनी को भूमि पट्टे पर दे देगा। अब वो पैसे लेकर के देगा या फिर मुफ्त में देगा, ये देखने की बात ज़रूर होगी। क्या वो निजी कंपनी जो है वो उत्पादित करके सरकार को और बिहार के लोगों को फ्री में दे देगी क्या बिजली? फ्री में देगी क्या बिजली? फ्री में अगर नहीं देगी बिजली तो उसको ज़मीन क्यों फ्री में दे रहे हो आप? लोग टैक्स इतना सारा देते हैं और आप कंपनियों को ज़मीन फ्री में देंगे क्या? ये भी देखने की चीज़ होगी। गोपालगंज में औद्योगिक क्षेत्र, सरकार ने गोपालगंज में नोना पाखर और खिरीडीह गांव में एक नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 32.66 एकड़ भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी गई है। यह भूमि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण को 11.39 करोड़ रुपये के कुल मूल्य पर सशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। ये सशुल्क है, ऊपर वाला फ्री में दिया गया है। अगले पर चलते हैं। अगला एक नया टॉपिक है बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस। रक्षाबंधन 2025 9 अगस्त के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री जी ने पटना स्थित अपने राजधानी वाटिका में एक पेड़ को राखी बांधा और बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाया गया। ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस के बारे में, इसको 13 अगस्त 2012 को मुख्यमंत्री के द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर शुरू किया गया था। 13 अगस्त 2012 को शुरू किया गया था। 13 अगस्त 2012 को शुरू किया गया था। ये भी याद रखिएगा। बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस रक्षाबंधन के दिवस पर ये मनाया जाता है। राज्य में हरियाली विस्तार, पारिस्थितिक पर्यटन को समर्थन देना, ठीक है। बस इस डेट के बारे में याद रखिएगा, कब शुरू किया गया, बस ये याद रख लीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। 4-5 टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं, जिसमें E20 जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग वो सबसे महत्वपूर्ण था। बिहार का औद्योगिक गलियारा महत्वपूर्ण था। OCO भी महत्वपूर्ण था। और एट होम फंक्शन जो होगा 15 अगस्त को, उसमें इस बार देश के पूर्वी भागों की आर्ट, कला और फूड को प्रदर्शित किया जाएगा। ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण है आपके प्रीलिम एग्जाम के लिए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मन लगा करके पढ़िएगा और कॉन्फिडेंट रहिएगा। लास्ट के एक मंथ में तरह तरह की चीज़ें आएंगी, डराने वाली, डाइवर्ट करने वाली। बार के कारण एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ेगा, ये होगा वो होगा। सबका घर चलना चाहिए ना, तो लोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं तो गलत न्यूज़ फैला करके ही व्यूज़ सृजित करते हैं। अब क्या करेंगे, है ना। सब कोई मेरे जैसे थोड़ी ना 1000 व्यू के लिए पढ़ाता है, तो उनके पास अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। पढ़ाई पर ध्यान कंसंट्रेट करके कॉन्फिडेंट होकर के पढ़ना है और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, भले ही विश्व युद्ध ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा 13 सितंबर को ही। जब तक आयोग नहीं बोलेगा तब तक हमें नहीं मानना है कुछ भी, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।